हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू चैनल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल लर्नर ऑफिशियल क्लासेस में। हम लोग आ चुके हैं थर्ड सेमेस्टर का फर्स्ट पेपर शैक्षिक मूल्यांकन। उसमें हम लोग 10 मिनट का ही लेक्चर करेंगे, जैसा कि हमेशा आपको पता है इस सेशन पे क्लास में होता है। तो 10 मिनट के सेशन में हम लोग लगभग पूरे चैप्टर को एक बार चेकआउट करेंगे। तो चलिए देखिएगा, और बिना लाइक किए तो वीडियो को जाइएगा मत। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि शैक्षिक मापन का अर्थ क्या है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, शैक्षिक मापन से आपका क्या तात्पर्य है, शैक्षिक मापन से आप क्या समझते हैं, शैक्षिक मापन का अर्थ क्या है। इस तरीके से अलग अलग तरीके से प्रश्न पूछा जाएगा। आगे सन भी लिखें कि किस किस सन में ये क्वेश्चन किस किस तरीके से कहीं ना कहीं ज़रूर पूछा गया है। तो हम लोग बात करेंगे भैया आपको आंसर किस तरीके से लिखना है। ध्यान से सुनिएगा। आप बोलेंगे कि जो शैक्षिक मापन है उसका तात्पर्य है छात्र की विशेषताओं और योग्यताओं से। किससे? योग्यताओं और विशेषताओं की मात्रा से। कोई छात्र है तो उसके अंदर हमें देखना है कि क्या विशेषताएं हैं, क्या योग्यताएं हैं, और जो भी उसकी योग्यता और विशेषता की मात्रा होगी उसको गणितीय रूप में निर्धारित करने से है। कोई पूछे शैक्षिक मापन का अर्थ क्या है, आप बोलोगे शैक्षिक मापन का तात्पर्य किसी छात्र की योग्यताओं और विशेषताओं की मात्रा को गणितीय रूप में निर्धारित करने से है। बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन थी। मेरे हिसाब से बात पूरी समझ में आ गई, हाँ या ना? बोलेंगे ठीक है बात है। हमने कहा भैया इस मात्रा के बाद अगर हम ये गणितीय रूप वाला भूल जाते हैं तो क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं कि शैक्षिक मापन का तात्पर्य छात्र की योग्यताओं, विशेषताओं एवं गुणों की मात्रा को संख्यात्मक मापदंडों में निर्धारित करने से। संख्यात्मक मापदंडों में निर्धारित करने से। तुम गणितीय रूप लिख सकते हो, तुम संख्यात्मक मापदंड भी लिख सकते हो। क्या यहाँ तक किसी भी दिक्कत, किसी को कोई भी, किसी दोस्त भाई को जल्दी से बताओ, यहाँ तक किसी भाई को कोई समस्या, किसी बहन को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। आगे देखिएगा, अगर ये डेफिनेशन भूल जाते हो आप बोलोगे भैया शैक्षिक मापन के अंतर्गत व्यक्ति क्या वस्तु के गुण का वर्णन किया जाता है, और ये गुणों का वर्णन हम गुणात्मक रूप में एवं मात्रात्मक रूप में करते हैं। सिंपल सा है। शैक्षिक मूल्यांकन के अंतर्गत या शैक्षिक मापन के अंतर्गत हम व्यक्ति या वस्तु के गुणों का वर्णन करते हैं, जिसे हम उस गुणात्मक या मात्रात्मक रूप में करते हैं। दो डेफिनेशंस हो गए अलग अलग, दोनों ही सिंपल हैं। पहली वाली में हमें क्या करना है, उनकी विशेषता और योग्यता देखनी है किसी शिक्षक शैक्षिक मूल्यांकन में किसी छात्र की, और उस छात्र की हम जब देखेंगे योग्यता और विशेषता तो उसकी मात्रा को हम गणितीय रूप में निर्धारित कर देंगे। हम बोलेंगे कि इस बच्चे के पास, जैसे हमने उसका एग्ज़ाम लिया, उसका मापन किया तो हमने देखा कि वो 80% तक कर पा रहा है, तो उसका मापन हम बताएंगे कि 80% नंबर इसके आए। तो एक तरीके से हम वो क्या कर रहे हैं, उसका मापन कर रहे हैं। ठीक है ना, बात समझ में आ गई। शैक्षिक मापन मतलब शिक्षा का स्तर उसका क्या है। चलो, अगर आपसे कोई पूछता है कि बताओ किसी वैज्ञानिक के अनुसार कोई डेफिनेशन, या आप कई लोगों को पता है कि अगर मैं ऐसी नॉर्मल डेफिनेशन लिखूंगा तो हो सकता है टीचर वो पूरे नंबर ना दे करके कुछ काट ले, आधा नंबर या कुछ भी, तो वो सोचते हैं कि मैं एक ऐसी डेफिनेशन लिख दूं जो कि पहले किसी ने बोल रखी है और उसमें 1% भी गलती नहीं है। तो फिर हम लोग बोलेंगे भैया कि वैज्ञानिक डेफिनेशन उसे बोलेंगे, और वैज्ञानिक डेफिनेशन के हिसाब से मापन की परिभाषा एस.एस. स्टीवेंस ने दी है। किसने दी है? एस.एस. स्टीवेंस। ये सबसे सही है, तो आपको यही वाली याद करनी है। इन्होंने बोला है कि मापन किन्हीं निश्चित स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है। मापन किन्हीं निश्चित स्वीकृत नियमों के अनुसार, मतलब स्वीकृत नियमों के अनुसार के मतलब, इसका मतलब भैया क्या हो गया ये भी समझना ज़रा। आप बोलोगे जैसे कि हमें लंबाई नापनी है, ठीक है, तो उसके लिए एक स्वीकृत नियम कौन सा है? इंची टेप का यूज करेंगे, ठीक है ना। हम पैमाना होगा कोई मीटर वाला, उसी का तो यूज करेंगे नापने में। अब आप बोल दो कि भैया लंबाई नापनी है और हम लोग लीटर का यूज करेंगे, तो वो तो स्वीकृत पैमाना नहीं हुआ ना, उसका स्वीकृत नियम नहीं हुआ। तो याद रखना कि मापन किन्हीं स्वीकृत नियमों की, यही वर्ड तुम्हें याद रखने हैं, किन्हीं स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है। कि आपने हमको कुछ भी दिया, पूछा कितने सेंटीमीटर है, कितने इंच है, कितना किलोमीटर है, तो हम उसको नापेंगे और फिर मैं आपको बताऊंगा, उसे एक अंक प्रदान करूंगा कि ये 5 किलोमीटर है। तो ये प्रक्रिया जो है यही मापन कहलाती है। मेरे हिसाब से याद हो गया होगा, आपको भी याद हो गया होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं भैया। शैक्षिक मापन की विशेषताएं, रिलेटेबल क्वेश्चन इससे बना है, डायरेक्ट विशेषताएं से नहीं पूछता है। तो आपको याद रखना है कि शैक्षिक मापन क्या है एवं इसकी विशेषताएं लिखिए। इस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है।
मतलब उसी पहले वाले क्वेश्चन के साथ में कंबाइंड होकर के, और ये हमारा लघु उत्तरी में बन सकता है। तो आपको उसके बाद विशेषताएं लिख देनी है कि शैक्षिक मापन की विशेषताएं होती हैं, एक तो ये हमारा क्या करता है, जो भी हम वस्तु के गुण होते हैं उनको आंकिक रूप में प्रदर्शित करता है। कौन से स्वरूप में प्रदर्शित करता है? आंकिक स्वरूप में। यानी आपको नॉलेज है, थोड़ा नॉलेज है, ज़्यादा नॉलेज है, कम नॉलेज है, लेकिन जब वो एकदम एग्जैक्ट बताएगा कि 80% तुम्हारे है, 90% तुम्हारे है, 70% तुम्हारे है, तो मैं डायरेक्ट एक एग्जैक्ट संख्या वैल्यू पता चल जाती है। ठीक है, ये हमें मूल्यांकन करने में सहायता प्रदान करता है। ये हमारे यह जो है ये कैसा होता है? परिमाणात्मक होता है, परिमाणात्मक होता है, परिमाण बताता है, और इसमें अनंतता की स्थिति पाई जाती है। ठीक है, इसमें अनंतता की स्थिति पाई जाती है। आप ये 4 याद कर सकते हो, आप चाहो तो और भी लिख सकते हो अपने हिसाब से, उसमें कोई भी गलती नहीं है। मापन, शैक्षिक मापन से क्या क्या विशेषताएं होती हैं वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। शैक्षिक मापन के उद्देश्य, मैक्सिमम रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है, तो याद रखेंगे। शैक्षिक मापन के उद्देश्य में यह क्या करता है कि बालक के विकास में जो बाधक कारक हैं या जो बाधक तत्व हैं, जो बाधा आ रही है उसको पहचानने में सहायता प्रदान करते हैं। शैक्षिक मापन के द्वारा बालक के विकास में आने वाले बाधक तत्व को पहचानने में सहायता प्रदान होती है। देखो कैसे लिखना है, तुम्हें नोट्स में इतना ही लिखना है, विकास में बाधक तत्व पहचान, 3 वर्ड लिखें। लेकिन जब तुम इसे पढ़ोगे तो कैसे पढ़ोगे कि बालक के विकास में उत्पन्न होने वाले बाधक तत्वों को पहचानने में यह हमारी मदद करता है। ये इतनी अच्छी लाइन आप लिख सकते हो इससे, और यही फ़ायदा है इस नोट्स का कि यहाँ पे एकदम शॉर्टेस्ट तरीके से आपको मिलते हैं, और फिर आप इनको बढ़ा के लिख सकते हो। दूसरा क्या है? दूसरा है कि अधिगम को सहजता प्रदान करता है। तो शैक्षिक मूल्यांकन से अधिगम को सहजता प्रदान होती है, आप ये भी लिख सकते हो। तीसरा है सर्वांगीण विकास में सहायक है, जो हम लोग शुरू से पढ़ रहे हैं। शिक्षा भी थी, शैक्षिक मूल्यांकन भी होगा और शैक्षिक मापन भी है। ये तो एक अपना जो है यूनिवर्सल वाला होता है। ठीक है, तो ये उद्देश्य सबका ही है, तो याद रखिएगा ये 3 उद्देश्य आप याद कर सकते हो, इनफ है मेरे हिसाब से। अगर आप इसको लाइन वाइज लिखते हो तो पहली वाला 2 लाइन में जाएगा, दूसरा वाला 1 लाइन में, तीसरा वाला 1 लाइन में, 4-5 लाइन अगर आपकी भर जाती हैं तो मेरे हिसाब से सही है उतना उत्तर। ठीक है, अगला आपको यहाँ दिया गया है कि शैक्षिक मापन के स्तर कितने होते हैं। याद रखिएगा, शैक्षिक मापन के एस.एस. स्टीवेंस जिन्होंने डेफिनेशन बताई मापन की, उन्होंने बताया कि शैक्षिक मापन के एक्चुअल में 4 स्तर होते हैं। कई लोग समझते हैं कि शैक्षिक मापन के प्रकार हैं, ये शैक्षिक मापन के स्तर हैं। शैक्षिक मापन के प्रकार जो हम लोग देखेंगे शैक्षिक मूल्यांकन के, वो आगे देखेंगे। यहाँ पे सिर्फ ये स्तर है, इस बात को याद रखिएगा। ये स्टेजेस होते हैं, ठीक है, लेवल या स्टेज होते हैं। अब आप देखेंगे यहाँ पे है 4 तरीके के स्तर। पहला होता है नामित स्तर, दूसरा होता है क्रमिक स्तर, तीसरा होता है अंतराल या आंतरिक स्तर, और चौथा होता है अनुपातिक स्तर। ये 4 तरीके के स्तर होते हैं। जैसे हम 2 लोगों की लंबाइयों में बात करते हैं कि इसकी लंबाई उसकी लंबाई लगभग ये इससे 2 गुनी है, मतलब अगर ये 1 गुनी है तो ये दूसरी वाली उससे 2 गुनी है। ये हमने अनुपात में कोई चीज़ बताई, दैट्स वन अनुपातिक स्तर। क्रमित स्तर क्या होता है कि तुम सेकंड खड़े होगे रो में, तुम 8th खड़े होगे जाकर रो में, तुम फर्स्ट से 3rd हो गए, तुम पीछे से 4th हो गए, तो ये हमारा होता है क्रमिक स्तर, मतलब रैंक बताते हैं इसमें हम। ठीक है, नामित स्तर सिंपल सी बात होती है, हमने नाम कोई ले लिया डायरेक्ट, हमने कहा शोभित, हमने कहा अनुराग, और स्पेसिफिक उनके गुणों के हिसाब से उनको नाम से हम बुला रहे हैं। अंतरालिक स्तर होता है बीच बीच में गैप करके बुलाना, जो कि आपको नाम से ही पता चल रहा है अंतरालिक स्तर। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे मैंने शॉर्ट में एक्सप्लेन भी किया है, आपसे अलग से नहीं पूछेगा, लेकिन याद रखिएगा नामित स्तर, क्रमित स्तर, अंतरिक स्तर और अनुपातिक स्तर क्या होता है। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। आगे चलिएगा भाई मेरे। अब मैंने कहा सपोज रिजल्ट आता है आपका, ये कहाँ पे है, यहाँ से। सपोज आपका रिजल्ट आता है और उस रिजल्ट में आपसे कोई इस तरीके से पूछता है कि सपोज करो आपसे ये बोला गया कि अनुराग के सुधीर से 3 गुने नंबर आए, तो 1:3 लिखेंगे तो ये अनुपातिक स्तर में आ जाएगा। ये रिजल्ट मैंने बेस लिया था ताकि इसके हिसाब से आप सारे समझ पाओ। जैसे यहाँ पे बोला गया कि भैया जो फर्स्ट आया है वो खड़ा हो जाए, जो फर्स्ट आएगा वो एक्चुअल में क्रमित होगा। क्रम के आधार पे मैंने बोला कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऐसे खड़े हो जाएंगे। ठीक है, फिर हम बोल रहे हैं कि अगर अनुराग, जैसे मैंने बोला कि अनुराग के सबसे ज़्यादा नंबर है, तो अनुराग एक तरीके से नामित है, तो मैं तो नाम लेके बुला रहा हूँ उसे, तो ये नामित स्तर के अंतर्गत आ जाएगा। फिर मैंने कहा कि यहाँ पे सबसे होनहार लड़का कौन है, सबसे ज़्यादा होशियार लड़का कौन है, सबसे ज़्यादा
कमज़ोर बच्चा कौन है। तो ये हम एक तरीके से आंतरिक या अंतराल स्तर में आएंगे, जब हम डायरेक्ट गुण या उसकी मात्रा का परिणाम पर उसका आधार चेक करते हैं। तो यहाँ आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, इसमें आपसे पूछा नहीं जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, सभी अपना जेंडर भरें, लिंग भरें, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, धर्म, रक्त समूह आदि इनके आधार पे। तो यहाँ पे भी आप नाम ही भरेंगे। क्या भरेंगे, आपसे पूछा धर्म भरो, आप बोलो भैया हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये तो भरोगे एक नाम, आपको स्पेसिफिक एक नाम से सारी चीज़ें बताई जाएंगी। तो यहाँ पे भी नामित स्तर होता है। आपसे पुल्लिंग पूछा गया, आपने कहा सुबोध, विनोद, पुल्लिंग पता चल गया। स्त्रीलिंग के लिए आपने बोला सीता, गीता, ठीक है। इस तरीके से जब नाम बोला तो ये भी हमारा नामित स्तर में आ गया। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड मैंने आपको बता ही दिया, ये क्रमित में आ गया। मैंने कहा सभी विद्यार्थी जो कहाँ से कहाँ के बीच में थे, 40 से 50। तो देखो ये अंतराल होता है, इसी को बोलते हैं अंतराल। जैसे आपने पढ़ा होगा स्टैटिक में क्लास 10th में वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल पढ़ा है कि 30 से 40 इसमें, फिर 40 से 50 इसमें, फिर 50 से 60 इसमें। तो जिसके नंबर 40 से 50 के बीच में अगर ऐसा बोल दिया जाए तो ये भी हमारा आंतरिक मापन के अंतर्गत आएगा, या फिर इसी को अंतराल मापन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अंतराल मापन। और एक मेरा जो अंतिम बचा है, जैसे हम बोलेंगे कि सुमन और सरिता की लंबाई का अनुपात हमारा 5:3 है, तो ये हमारा आ जाएगा किसमें, अनुपातिक मापन। कोई दिक्कत, जल्दी से बताओ एक बार। आई होप यहाँ तक का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है। इसी के साथ में ये सेशन आपका क्लियर हो गया है 10 से 11 मिनट में। फर्स्ट चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट चीज़ें अभी मैंने ये फर्स्ट सेशन मिली हैं, बाकी क्लास सेकंड में इसके आगे का हम लोग पढ़ेंगे। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा। फिर मिलते हैं अगले किसी नए क्लास के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।